हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाई स्टडी। इस लेक्चर में बात करेंगे कि क्यों हिंदी मीडियम का रिजल्ट डाउन हो रहा है, क्या क्या चुनौतियां हैं जिन्हें हिंदी मीडियम का स्टूडेंट झेलता है और उनके क्या समाधान होने चाहिए, उस पर बात करेंगे। अगर हिंदी मीडियम की तैयारी करने वालों की संख्या देखें तो दिल्ली का मुखर्जी नगर, प्रयागराज, जयपुर, इंदौर, पटना से लेकर हर गांव की गली में कोई न कोई ऐसा मिलेगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा। वहीं इंग्लिश मीडियम वाले राजेंद्र नगर को छोड़ दें तो बाकी जगह शायद ही मिले या बहुत कम संख्या में मिले। फिर भी हिंदी माध्यम में चयन कम हो रहा है। हिंदी माध्यम में चयन कम होने के कारण हिंदी मीडियम का स्टूडेंट खुद को डिप्रेस्ड महसूस पाता है। तो मन में यह विचार आ रहा होगा कि 2011 से पहले इतने सिलेक्शन क्यों होते थे। तो उसका कारण यह था कि 2 ऑप्शन सब्जेक्ट हुआ करते थे, वो भी 600-600 नंबर के, टोटल 1200 नंबर के, और जीएस हुआ करता था 600 नंबर का। अभी जस्ट उल्टा हो गया है, जो जीएस है वो 1250 नंबर का और जो ऑप्शन है वो 500 नंबर का। ऐसे में आपको एक ही ऑप्शन सब्जेक्ट तैयार करना पड़ता है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के पास ऑप्शन सब्जेक्ट के विकल्प भी बहुत सीमित होते हैं। और 2011 से पहले 55% इंग्लिश मीडियम के और 40% हिंदी मीडियम और 5% अन्य भाषाओं का चयन होता था। लेकिन 2011 में सीसेट शामिल हुआ। इसके बाद हिंदी माध्यम में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। 2013 में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सिलेबस में बदलाव हुआ। ये कुछ डेटा है। 2013 में 17%, 2014 में 2.11%, 2015 में 4.28%, 2016 में 3.45%, 2017 में 4.06%, 2018 में 2.16%। और ये सभी डेटा न्यूज़पेपर और अन्य स्रोतों से प्राप्त है। यूपीएससी द्वारा यह डेटा रिलीज नहीं किया गया है। अब यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कारण है जो कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम वाले अपने आप को ढाल नहीं पाए। सबसे पहले हिंदी मीडियम वालों को यह समझना पड़ेगा कि आपका कंपटीशन हिंदी मीडियम के साथ नहीं है बल्कि इंग्लिश मीडियम के साथ है। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण हिंदी मीडियम वाले उनसे पिछड़ जाते हैं। अब बात करते हैं रीडिंग और राइटिंग स्किल की। इंग्लिश मीडियम वाले एक एक शब्द को सीखते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में हम सभी ने सीखे हैं APPLE एप्पल, एप्पल मीन सेव, BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का, इस टाइप से। तो जाहिर सी बात है कि लिखने में स्पेलिंग की और ग्रामर की गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी नया शब्द आता है तो उसे सीखते हैं। वहीं हम हिंदी मीडियम वालों को यह लगता है कि हिंदी तो हमें आती है, वही हिंदी जो हम सोसाइटी से, फिल्मों से और स्कूल कॉलेज से सीखी है। हमें हिंदी तो आती है लेकिन मानक स्तर की हिंदी नहीं आती है जिसकी यूपीएससी हमसे अपेक्षा करती है, और उस स्तर की हिंदी नहीं आती है जिस स्तर की इंग्लिश मीडियम वालों को आती है। अब जाहिर सी बात है जिसकी भाषा शैली बहुत अच्छी होगी उसके अच्छे अंक आएंगे। और कहीं ना कहीं इन सब में एजुकेशन बैकग्राउंड भी जिम्मेदार है। हिंदी मीडियम की स्कूल की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा के बारे में आपको पता ही होगा, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि कॉपी भरो और नंबर पाओ, फिर एग्ज़ाम के टाइम मार्केट में कुछ कुंजी टाइप या फर्रे टाइप कुछ ले लो, उसे पढ़ो और एग्ज़ाम दो। कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो सभी ऐसा ही करते हैं। यूपीएससी की पहली रिक्वायरी यही है कि आप फुल बुक स्टडी करो और एनालिसिस करो, लेकिन स्कूल से लेकर कॉलेज तक कभी भी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं किया तो फिर कहाँ टिक पाओगे। इसमें मैं यहाँ केवल स्टूडेंट की गलती नहीं मान रहा, यहाँ उतनी ही गलती टीचर्स की भी है, जो कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे पढ़ाते हैं। और इन सरकारी स्कूलों और लो एजुकेशन लेवल वाले स्कूल में जाता कौन है? जाहिर सी बात है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी और जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, और उनका आधा ध्यान तो पैसे कैसे खर्च करना है और कैसे बचाने हैं इसी में वेस्ट हो जाता है। और पढ़ाई होगी भी फिर कहाँ अच्छे से, क्योंकि बहुत सी समस्याएं तो इसी से जुड़ी होती है। और इसी कारण वह कैंडिडेट सोचता है क्यों ना कोई जॉब ढूंढ लिया जाए और जॉब करते करते तैयारी की जाए। और आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण लंबे समय तक तैयारी भी नहीं कर पाता। और जब यूपीएससी को समझते हैं तब तक घर वाले भी बोल देते हैं, आजा बेटा बहुत लंबा समय हो गया, अब तू घर पे आजा, अब छोटी मोटी नौकरी देख लो। और वहीं इंग्लिश मीडियम के साथ यह समस्या नहीं है, बस तुझे तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना है। बहुत से लोअर एग्जाम है जिसमें इंग्लिश के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। यह तो फिर भी बहुत बड़ा एग्जाम है, यहाँ पर कुछ हद तक द्विभाषी होना पड़ेगा। इंग्लिश तो बहुत
छोटी मछली है। यदि आप एम लक्ष्मीकांत जैसी इतनी बड़ी मछली को अपने अंदर समाहित कर सकते हो तो यह तो चीज़ ही क्या है। यदि आप इंग्लिश पर केवल और केवल 1 महीना लगा दोगे तो आपकी 1 मंथ में इंग्लिश देखोगे कितनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने यूपीएससी को चुना है। आपके अंदर वह दक्षता और प्रतिभा है कि आप आसानी से द्विभाषी बन सकते हैं। आपने बहुत से अंग्रेजी माध्यम वालों को हिंदी बोलते हुए देखा सुना होगा। यदि वे दोनों भाषाओं में सहजता से पेश आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला नहीं बनना है, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्लिष्ट टाइप की हिंदी समझ में न आए तो इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़कर समझा जा सके। यदि आपने इंग्लिश को इग्नोर मारा फिर ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जैसे कि सब्सिडी की जगह सहाय, दिमक की जगह वृद्धि, अर्थोवर की जगह पृथ्वी का, स्टील प्लांट की जगह लोहे का पेड़, आधारभूत की जगह अध्ययशायी। अभी के समय में यूपीएससी ब्रैकेट में डालने लगी है, जैसे कि चयवन पद्धति, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस कारण आपको इंग्लिश से मुंह नहीं मोड़ना है। वैसे भी पूरी ट्रेनिंग इंग्लिश में होनी है और कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी इंग्लिश है, और चयन होने के बाद जो आपके पास फाइल्स आएंगी वो भी इंग्लिश में होगी। इस कारण इंग्लिश से भागना नहीं है, इंग्लिश सीखना है। वैसे भी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं, और यूपीएससी नॉलेज का टेस्ट है, लैंग्वेज का नहीं। यदि भाषा के आधार पर भेदभाव होता तो अपोजिशन 2 मिनट में सामने आ जाती। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इस मामले में दखल दे देती, जैसा कि सीसेट के समय हुआ था। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैंने बीएससी और एमएससी में एक चीज़ नोटिस की थी कि अमूमन जो गोल्ड मेडलिस्ट होते थे बीएससी और एमएससी के, वे हिंदी माध्यम के साइंस वाले होते थे जिनकी स्कूलिंग 12वीं तक हिंदी में हुई थी। तो इसका कंक्लूजन यह निकलता था कि हिंदी माध्यम वाले बहुत ही संघर्षशील होते हैं और वे अभावों एवं प्रभावों में जिए होते हैं और वे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं इंग्लिश की मीडियम की तुलना में। नोट्स की बात करें, हिंदी मीडियम वाले नोट्स या तो बनाते ही नहीं हैं, अगर बनाते हैं तो बहुत लंबे चौड़े बना देते हैं और बनाने के बाद किसी से चेक ही नहीं करवाते। इस कारण उन्हें कमियां भी पता नहीं चलते। और इंग्लिश मीडियम वालों के नोट्स बहुत छोटे होते हैं और उससे 5-10 बार पढ़ने के बाद बनाते हैं। यहाँ पर नोट्स बनाने की प्रक्रिया में पिछड़ने का कारण वही स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्रणाली है। इसे भी सुधारा जा सकता है। आप यहाँ पे 5-10 बार पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश मीडियम वाले वही लिखते हैं जो पूछा गया है, वहीं हिंदी मीडियम वाले सब कुछ लिखते हैं जो पूछा गया है उसके अलावा। और फिर आंसर देखने में सिर्फ जनरल टाइप का लगता है, स्पेसिफिक टाइप का नहीं। मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों के आंसर चेक करवाने के लिए आते हैं। मैं हिंदी के आंसर देख के हैरान हो जाता हूँ। उसमें लेटेस्ट रिपोर्ट मेंशन नहीं है, रिसर्च मेंशन नहीं है, और जो द हिंदू अलग अलग टॉपिक पर डालता रहता है और कमेटी के सजेशन को भी मेंशन नहीं करते। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो कितना भी दमदार आंसर लिख लो, आंसर जनरली दिखेगा। यदि इन सब को मेंशन कर दिया जाए तो आंसर स्पेसिफिक बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षा में क्या क्या सुधार होने चाहिए, ये सब तो लिखना ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स की भर्ती के साथ साथ ट्रेनिंग पर जोर देना चाहिए। यदि इसमें यह और जोर दिया जाए कि यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार प्राइमरी एजुकेशन में सरकार का बजट कम है, और कठोरी आयोग ने भी अनुशंसा की थी कि आप जिला स्तर पर जिला बोर्ड का गठन करो। और एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूलों में रटाने पर ज़्यादा फोकस होता है, समझाने और वैज्ञानिक प्रणाली पर बिल्कुल नहीं। और अमर्त्य सेन जी की एक बुक है एन अनसर्टेनेट ग्लोरी में केरल मॉडल को बताया गया है आदि। यदि ये सब चीज़ें मेंशन कर दें तो आंसर जनरल से स्पेसिफिक हो जाता है। मैं हिंदी का आंसर देता हूँ तो ये सब चीज़ें गायब रहती है, बाकी बातें मेंशन रहती है कि लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, पेयजल नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, स्कूल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। ये सब बातें मेंशन करते हैं। इन सभी के लिए एक शब्द पर्याप्त है, आधारभूत में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अगर थोड़ा आंसर अट्रैक्टिव दिखाना है तो ब्रैकेट में इन सभी को मेंशन कर दें। इंटरनेट, अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो एक आधी अच्छी वेबसाइट होगी जो ढंग की होगी। बाकी वेबसाइट तो एसएससी या बैंक लेवल की है, जो कि किसे नियुक्त किया गया है, कौन किसका अध्यक्ष है, किसने ट्रॉफी जीती है, इस प्रकार के प्रोग्राम चलते रहते हैं हिंदी के वेबसाइट पर। और वहीं इंग्लिश में दुनिया भर की वेबसाइट है, जैसे कि इनसाइट सबसे दमदार, सिविल टेली, आईएस बाबा फॉर्म आईएस आदि, ये 3-4 साइट है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले रेगुलर देखें तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपसे निवेदन है कि इन साइट्स पर भी विजिट करें। यदि न समझ में आए तो गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लें। रिवीजन,
एग्ज़ाम देने तक हिंदी मीडियम वाले मुश्किल से सिलेबस ख़त्म कर पाते हैं, वहीं इंग्लिश वाले 10 बार रिवीजन कर चुका होता है। यूट्यूब वीडियोस और न्यूज़पेपर की बात करें तो हिंदी मीडियम वाले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूट्यूब के जीएस वीडियो पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण खुद की थिंकिंग की डेवलप नहीं हो पाती है। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उससे पूछा कि भाई न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हो, तो बोला कि बस वीडियोस देख लेता हूँ एनालिसिस का, बस उसी से काम चल जाता है। मैंने सोचा कमाल है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी माइंड पर प्रेशर नहीं डाल रहा है। फिर मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के वीडियो को सर्च किया तो जानकर चौंक गया। द हिंदू के हिंदी एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा व्यू थे और वहीं द हिंदू के इंग्लिश एनालिसिस में बहुत ही कम थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंग्लिश में द हिंदू न्यूज़पेपर, उसके सामने हिंदी का कोई भी न्यूज़पेपर टिक नहीं पाता है। यदि आप इंग्लिश की न्यूज़ देखोगे तो आपको डीप एनालिसिस मिलता है विद डेटा, लेकिन हिंदी न्यूज़ में अलग ही दुनियादारी चल रही होती है, आपने देखा भी होगा। स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड बुक्स की कमी है, अच्छा ट्रांसलेशन नहीं होता। आप इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। अब देवनागरी लिपि की बात करते हैं। हिंदी में लिखने में समय लगता है क्योंकि मात्रा और ये जो ऊपर डंडा लगाना पड़ता है उसमें टाइम कंज्यूम होता है, और वहीं इंग्लिश एक फ्लो में लिखी जाती है। इसी कारण इंग्लिश वाले यदि 200 वर्ड 10 मिनट्स में लिखता है तो वहीं 200 वर्ड हिंदी में लिखने के लिए 14 से 17 मिनट लगते हैं। लेकिन साइंस बैकग्राउंड के जो हिंदी मीडियम के हैं वो इस बात को नकार रहे हैं कि प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन वे तो हमेशा से लिखते आए हैं, इस कारण उनकी स्पीड बहुत होती है। अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो कुछ एक ही होते हैं जो टेस्ट सीरीज को सोल्व करते हैं, बाकी तो करते ही नहीं है। अगर सोल्व करते भी है तो उस टेस्ट सीरीज को एनालिसिस नहीं करते और एक ही कोचिंग पर अंधभक्ति की जाती है कि हम तो इसी की ही टेस्ट सीरीज करेंगे, कम से कम दूसरे कोचिंग से कंपेयर करके तो देखो। इसी कारण तो मैं भी कहता हूँ कि 60-70 टेस्ट पेपर ज़रूर लगाएं और सॉल्व करें। जाहिर सी बात है 60-70 टेस्ट पेपर में से 2-3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज तो समाहित हो ही जाती है। और एक और कारण भी है कि टॉपिक वाइज न पढ़ना। हिंदी मीडियम वाले टॉपिक टू टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि मेडाइवल शुरू किया तो पूरा मेडाइवल ही एंड तक पढ़ेंगे। आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। जैसे कि पॉलिटी में यदि आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल को भी पढ़ना पड़ेगा, प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री को भी पढ़े, और साथ में यह भी सोचें कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। और एक यहाँ पे और भी समस्या है अनुवाद की। प्रश्न पत्रों में जिस प्रकार का अनुवाद किया जा रहा है उससे लगता है कि मानो इन शब्दों का अनुवाद मंगल ग्रह से आया हुआ है। बहुत ही क्लिष्ट टाइप की हिंदी होती है, उसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी। मेंटर की बात करें, हिंदी मीडियम का एक और भी चैलेंज है जो कि मैंने इर्द गिर्द वालों से पूछा कि आपका मेंटर कौन है, तो बताते हैं कि हमारा कोई भी मेंटर नहीं है, बस छोटा सा फ्रेंड सर्कल है और हम आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इर्द गिर्द यदि कोई सीनियर हो या कोई सिलेक्टिव पर्सन हो तो उसे मेंटर ज़रूर बना लें। डिसिप्लिन की बात करें तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की भी कमी रहती है। जैसे कि लगातार 3-4 दिन टेस्ट सीरीज सोल्व कर ली, अगले दिन स्किप हो जाती है। कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, लेकिन इस कोई बात के कारण भी बहुत बड़ा एक गैप पड़ जाता है। कुछ एक होते हैं प्यार मोहब्बत वाले जो कि प्यार मोहब्बत खो जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि प्रेम करना गलत है, लेकिन पहले करियर बना लीजिए, फिर प्यार को वक्त दीजिए। आज के ज़माने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा भविष्य हो। आपका वो सपना जो इस एग्ज़ाम को फाइट करके करियर को बनाना है, वो है आपका असली प्यार। अगर आपने इस स्टेज पर किसी की आउटर लुक, किसी की आउटर पर्सनैलिटी से और स्टाइल से इम्प्रेस होकर, अट्रैक्ट होकर आपने अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर ली, तो आप अपने असली प्यार के साथ धोखा कर बैठोगे। क्योंकि जो फोकस, टाइम, एनर्जी, अटेंशन आपको असली प्यार को देना है वो बहुत हद तक डाइवर्ट हो जाएगा। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी मेल और मैसेज आए कि यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट में लगभग 70% साइंस स्ट्रीम में चयन होता है, जबकि साइंस वाले तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से अनजान होते हैं और साइंस का जो यूपीएससी में वेटेज है वो भी बहुत कम है। और चाहे वह प्री हो चाहे वह मेंस हो, मेंस में तो साइंस एंड टेक तो पूरा करंट बेस्ड होता है और हम तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से इसे पढ़ते आए हैं, फिर भी हमें वो पछाड़ देते हैं। यहाँ तक कि ऑप्शन सब्जेक्ट भी हमारे ह्यूमैनिटी वाले ही लेते हैं। ऐसा क्यों? पहली बात तो यह है कि यदि आपको विरोध करना है
तो इसका न करें कि यूपीएससी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ भेदभाव करती है। विरोध करना ही है तो इसका करें कि ओनली साइंस स्ट्रीम के 70% स्टूडेंट सेलेक्ट क्यों हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस मुद्दे की, आखिर ऐसा क्यों होता है। जाहिर सी बात है, साइंस तो होती ही इंग्लिश में है और हिंदी मीडियम के ज़्यादातर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होते हैं। यदि किसी ने हिंदी मीडियम से साइंस पढ़ी है तो वह बाद में इंग्लिश में स्विच कर लेता है। साइंस वालों का सर्वाधिक चयन होने का कारण है कि साइंस वाले सब्जेक्ट को साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से पढ़ते हैं और वो उनकी हैबिट में आ जाता है और वहाँ पर रटने से गाड़ी नहीं चलती है, बल्कि किताबों में लिखी हुई चीज़ों को समझना पड़ता है और साथ में उन्हीं चीज़ों पर कुछ हद तक प्रयोगशाला में जाकर प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। और ऑब्वियस सी बात है, उनकी किताबों के प्रति समझ बहुत विकसित हो जाती है और साइंस वाले ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को ऑप्शन के तौर पर चूज करते हैं और उन्हें साइंस के तरीके से ही पढ़ते हैं। और मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी का ही ले रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नया सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और नई चीज़ें जानने को मिलती है। एक बात और कि साइंस बैकग्राउंड वाले टू द पॉइंट लिखते हैं, उनके लिखने में फैक्ट और कंटेंट ज़्यादा होता है और भाषा कम होती है। वहीं हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के होते हैं और उनके लिखने में भाषा अधिक होती है, कंटेंट कम होता है। इसलिए आपको लिखने में कंटेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा और लॉजिकल लिखना चाहिए। यदि आप प्रैक्टिस करें तो सुधार हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महानुभाव मुझे मिले जो कि बोल रहे थे कि हम तो हिंदी से इंग्लिश में स्विच करेंगे। तो मैंने पूछा कि सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में जाकर क्या करोगे, तो लगभग सभी का एक जैसा ही जवाब था कि हम सबसे पहले इंग्लिश सीखेंगे, वो भी इतनी खतरनाक की जिसे सुनकर व पढ़कर अंग्रेज भी शर्मा जाए। तो मैंने बोला जितना एफर्ट इंग्लिश में आप लगाओगे उसका अगर 1/4 भी हिंदी भाषा सीखने में लगाओगे तो उसके बाद अगर तैयारी शुरू करो तो आपका स्तर देखना कहाँ होगा। ये कुछ चुनौतियां थी जिन्हें हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट झेलता है। आशा करता हूँ जितने भी आपके भ्रम थे हिंदी माध्यम को लेकर वे दूर हो गए। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर इतनी कमियां होने के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता है तो दोष मत दिया जाता है कि यूपीएससी हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव करती है। मेरा मानना है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपने लेवल को पहचाने और देखो आप गलतियां कहाँ करते हैं और फिर देखना यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रेशियो कैसे नहीं बढ़ता। थैंक यू, हैव ए गुड डे।